तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पिनैकल 7th एडिशन से इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर मनी, बैंकिंग और वित्तीय संस्थान। इसमें पहला क्वेश्चन है 155। मुद्रा के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लेखा अकाउंट की एक इकाई के रूप में मुद्रा का अर्थ है कि यह वस्तुओं, सेवाओं और अन्य लेन देन के बाजार मूल्य के माप की एक मानक संख्यात्मक इकाई है। ये सही है। स्थगित भुगतान, डिफर्ड पेमेंट के मानक के रूप में मुद्रा एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, क्योंकि आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं भविष्य के भुगतान के लिए शायद ही कभी मुद्रा का उपयोग करती हैं। तो ये रॉन्ग है। तो ओनली फर्स्ट सही है। स्थगित भुगतान के मानक के रूप में मुद्रा का अर्थ है कि मुद्रा उन भुगतानों के लिए एक मानक के रूप में कार्य करता है जो भविष्य में किए जाने हैं। मुद्रा के कार्य विनिमय का माध्यम, मुद्रा का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। मूल्य का भंडार, इसे बचाया जा सकता है और समय के साथ मुद्रा बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेखा की इकाई, इसका उपयोग विभिन्न वस्तुओं के मूल्य की तुलना करने के लिए किया जाता है। ऋण के लिए आधार, इसका उपयोग ऋण के आधार के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे नियर मनी कहा जाता है? राष्ट्रीय बचत जमा को नियर मनी कहा जाता है। नियर मनी से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्तियों से है जो नकदी के रूप में नहीं होती, लेकिन उन्हें आसानी से नकदी में बदला जा सकता है या लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रीय बचत जमा को नियर मनी कहा जाता है क्योंकि उन्हें तरल परिसंपत्तियों के समान जल्दी नकदी में बदला जा सकता है, हालांकि वे मुद्रा नोटों या सिक्कों की तरह तुरंत खर्च करने योग्य नहीं हैं। श्री महिला सेवा सहकारी बैंक। श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना हुई थी। स्वनियोजित महिला संघ सेवा, जिसका अर्थ है कई भारतीय भाषाओं में सेवा, अहमदाबाद में स्थित एक ट्रेड यूनियन है। मुख्यालय अहमदाबाद। संस्थापक इला भट्ट डैश एक उद्योग संघ और स्वविनियामक संगठन SRO है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। तो ये है सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN की स्थापना 2009 में की गई थी। 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC MFI के लिए एक स्वनियामक संगठन SRO के रूप में MFIN को मान्यता दी, जिससे MFIN RBI द्वारा SRO के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम उद्योग संघ बन गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो उसे किस प्रकार दर्ज किया जाएगा? तो उसे शुद्ध संपत्ति नेटवर्थ के रूप में दर्ज किया जाएगा। शुद्ध संपत्ति नेटवर्थ वह राशि जिससे परिसंपत्तियों का मूल्य देनदारियों से अधिक होता है। व्यवसाय का नेटवर्थ इक्विटी है। नेटवर्थ मालिकों द्वारा व्यवसाय के स्वामित्व की मात्रा को दर्शाता है। नेटवर्थ की गणना करने का सूत्र परिसंपत्तियां माइनस देनदारी इक्वल टू नेटवर्थ। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करती है? तो माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करती है बी नंबर। माइक्रो फाइनेंस ऐसी बैंकिंग सेवा है जो उन बेरोजगारों या कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती है जिनके पास अन्य वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुंच ना हो। माइक्रो फाइनेंस ऋण छोटे असुरक्षित ऋण होते हैं जो कम आय वाले उधारकर्ताओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने या शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए दिए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में माइक्रो फाइनेंस को नियंत्रित करता है। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं MFIs के प्रकारों में क्रेडिट यूनियन, NGO और वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं। उल्लेखनीय MFI में बंधन बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अन्नपूर्णा फाइनेंस और मुथूट माइक्रोफिनेंस शामिल है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने में योगदान दिया? तो स्वयं सहायता समूह ने। स्वयं सहायता समूह ऐसे लोगों का अनौपचारिक संगठन है जो अपनी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं। वे रोजगार और आय सृजन के लिए कौशल विकसित करके गरीबों और वंचितों की मदद करते हैं।
एसएचजी बिना संपार्श्विक की आवश्यकता के भी ऋण प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम का एक घटक है? तो बैंक एसएचजी के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण प्रदान करते हैं। एसएचजी-बीएल परियोजना नाबार्ड द्वारा 1992-93 में शुरू की गई, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम बन गया है। एसएचजी बैंक लिंकेज मॉडल में बैंक वाणिज्यिक, ग्रामीण और सहकारी सीधे एसएचजी को ऋण प्रदान करता है, जो सदस्यों के लिए ऋण का प्रबंधन और गारंटी देता है। निम्नलिखित में से कौन सा फिशर का विनिमय समीकरण है? एमटी बराबर पीवी। फिशर समीकरण कहता है कि नाम मात्र ब्याज दर वास्तविक ब्याज दर और मुद्रास्फीति के योग के बराबर होती है। यह मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के केंद्र में है। MV=PT, जहाँ M मुद्रा आपूर्ति, V परिसंचरण वेग, P मूल्य स्तर और T लेन देन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में स्वयं सहायता समूहों SHGs और सूक्ष्म वित्त संस्थानों MFIs के बीच अंतर है? तो सी नंबर है इसका। भारत में स्वयं सहायता समूह SHG 1980 के दशक के अंत में NGO द्वारा शुरू किए गए थे, जिनमें आमतौर पर 10 से 20 महिलाएं शामिल होती हैं, जो वित्तीय मध्यस्थ के रूप में काम करती हैं। उदाहरणों में आभा फाउंडेशन, ASRLM और चमोली SHG शामिल हैं। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज और अन्नपूर्णा फाइनेंस जैसी माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं MFI कम आय वाले समूहों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं, जो गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो SHG आमतौर पर छोटे समुदाय आधारित संगठन होते हैं, जबकि MFI बड़े और अधिक औपचारिक संस्था होते हैं। 165 डैश की अध्यक्षता में बने कार्य समूह ने वर्ष डैश में एक नए मध्यवर्ती मौद्रिक समुच्चय को NM2 के रूप में संदर्भित करने का प्रस्ताव दिया। तो डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी ने 1998 NM2 नैरो मनी सेकंड मुद्रा मांग जमा और सावधि जमा सहित अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को मापता है। यह तरलता को इंगित करता है और यह मौद्रिक नीति तथा आर्थिक विनियमन को निर्देशित करने में मदद करता है। RBI जैसे केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास का प्रबंधन करने के लिए NM2 का उपयोग करते हैं, जो नीतिगत निर्णयों के लिए व्यापक मुद्रा आपूर्ति पहलुओं को दर्शाता है। माइक्रो फाइनेंसिंग शब्द का पहली बार उपयोग 1970 के दशक में बांग्लादेशी ग्रामीण बैंक के विकास के दौरान किया गया था, जिसकी स्थापना डैश के द्वारा की गई। तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा की गई। मोहम्मद यूनुस एक बांग्लादेशी अर्थशास्त्री, उद्यमी, राजनीतिक और नागरिक समाज के नेता हैं। वह आधुनिक माइक्रो फाइनेंस के संस्थापक हैं। उन्हें ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2000 से 2001 में नाबार्ड ने डैश के कोष के साथ सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना की। तो 100 करोड़ रुपए के साथ सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना भारत में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस निधि का उद्देश्य सूक्ष्म वित्त संस्थानों का समर्थन करना और पूरे भारत में स्वयं सहायता समूह SHG को बढ़ावा देना है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य फेस वैल्यू पर छूट पर जारी किया जाता है? तो जमा प्रमाण पत्र असुरक्षित परक्राम्यवाहक रूप में अल्पकालिक साधन है, जो वाणिज्यिक बैंकों और विकास वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए जाते हैं। वाणिज्यिक पत्र यह बड़ी कंपनियों द्वारा कम ब्याज दरों पर अल्पकालिक वित्त पोषण के लिए जारी किया जाता है, जिसकी परिपक्वता अवधि 15 दिन से 1 वर्ष तक होती है। ट्रेजरी बिल ये अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां हैं, जो 1 वर्ष से कम समय में परिपक्व होती हैं।
भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी नरसिम्हम समिति की सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत 1975 में स्थापित पहले आरआरबी प्रथमा बैंक था, जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में था। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली की देखरेख करता है, जबकि नाबार्ड बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत आरआरबी सहित ग्रामीण वित्तीय संस्थानों की देखरेख करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में 1935 में किस वर्तमान शहर में स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर की गई थी। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई 1 रुपये को छोड़कर सभी करेंसी नोट जारी करता है। प्रारंभ में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में उसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। निम्नलिखित में से क्या सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? तो खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं सरकारी प्रतिभूतियों जी-शेक की खरीद और बिक्री का काम सरकार की ओर से केंद्रीय बैंक को सौंपा जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ केंद्रीय बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए आरबीआई बाजार से जी-शेक खरीदता है और मुद्रा आपूर्ति को कम करने के लिए आरबीआई बाजार में जी-शेक बेचता है। घूर्णनशील बचत एवं क्रेडिट संघ रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन रोसा की शुरुआत शर्ली ऑर्डनेल द्वारा वर्ष डैश में की गई थी। तो शर्ली ऑर्डनेल द्वारा रोस्का की शुरुआत 1964 में की गई थी। रोस्का एक वैकल्पिक वित्तीय साधन है जिसमें व्यक्तियों का एक समूह और औपचारिक वित्तीय संस्थान की भूमिका निभाता है। मुद्रा के परिचालन का वेग तब अधिक होगा जब डैश अर्थव्यवस्था की आवश्यकता से कम हो। जब मुद्रा की मांग अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से कम हो। मुद्रा की मांग यह लोगों की तरल धन या नकदी को अन्य परिसंपत्तियों रूपों में निवेश करने के बजाय उसे अपने पास रखने की इच्छा है। मुद्रा आपूर्ति यह किसी अर्थव्यवस्था में किसी भी समय विभिन्न रूपों में जनता द्वारा रखे गए धन की कुल मात्रा को संदर्भित करता है। मुद्रा का वेग उस दर का माप है जिस पर किसी अर्थव्यवस्था में धन का आदान प्रदान होता है। मुद्रा का वेग आमतौर पर विस्तारित अर्थव्यवस्थाओं में अधिक होता है, संकुचन अर्थव्यवस्थाओं में कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी है? तो ये आरबीआई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारतीय रुपये के प्रचलन, मौद्रिक नीति और भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय प्राधिकरण है। आरबीआई द्वारा बॉन्डों की बिक्री से मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव होगा? तो ये बॉन्डों की बिक्री से जो मुद्रा आपूर्ति है वो घटेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ से तात्पर्य आरबीआई द्वारा अल्पकालिक मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से है। यदि आरबीआई सिस्टम में तरलता या अधिक फंड लाना चाहता है तो वह सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा और सिस्टम में फंड डालेगा। यदि आरबीआई तरलता या मुद्रा आपूर्ति को कम करना चाहता है तो वह प्रतिभूतियां बेचेगा और सिस्टम से फंड निकालेगा। मान लें कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात का मान 25% है। मुद्रा गुणक का मान क्या होगा? तो यह 4 होगा। नगद आरक्षित अनुपात CRR कुल जमा का न्यूनतम प्रतिशत जो वाणिज्यिक बैंकों की आरबीआई के पास नगद भंडार के रूप में बनाए रखना आवश्यक है। इसे आरबीआई द्वारा बैंकों द्वारा धन या ऋण सृजन की सीमा के रूप में निर्धारित किया जाता है। धन गुणक होता है 1/, नगद आरक्षित अनुपात। धन गुणक इक्वल टू 1/CRR। निम्नलिखित, तो इसको ऐसे सॉल्व कर दिया 1/25%, ये 0.25 और ऊपर जाएगा तो ऊपर 100 आएगा और 25 4 जा 100। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बैंकों को अन्य वित्तीय संस्थानों से अलग करता है? तो जमा स्वीकार करना।
जमा स्वीकार करना। जमा राशि स्वीकार करना बैंकों का प्राथमिक कार्य है जो उन्हें अन्य वित्तीय संस्थानों से अलग करता है। बैंक जनता से जमा राशि स्वीकार करते हैं, इन निधियों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं और जमाकर्ताओं को मांग पर अपना पैसा निकालने की अनुमति देते हैं। उधार देना और उधार लेना भी बैंकों का कार्य है, लेकिन यह अन्य वित्तीय संस्थानों जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, NBFC, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों, निवेश फर्मों आदि द्वारा भी किया जाता है। यदि आरक्षित नकदी निधि अनुपात का मान प्रतिशत गिरता है तो मुद्रा गुणक का मान डैश है, तो मुद्रा गुणक का मान बढ़ता है। नगद आरक्षित अनुपात इक्वल टू मुद्रा गुणक होता है 1/CRR, तो मुद्रा गुणक आरक्षित नकदी CRR से विपरीत रूप से संबंधित है। यदि CRR गिरेगा तो बैंकों को अपनी जमा राशि का एक छोटा प्रतिशत रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। इसका मतलब है कि वे अधिक पैसा उधार दे सकते हैं, जिससे कुल मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। आरक्षित नकदी निधि CRR में वृद्धि बैंकों को अधिक पैसा उधार देने से रोकती है और मुद्रा गुणक को कम करती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं? तो सूक्ष्म वित्त संस्थानों माइक्रो फाइनेंस के जो दिशा निर्देश है वह हमारा RBI जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक माइक्रो फाइनेंस संस्थान एक संगठन जो कम आय वाली आबादी को माइक्रो लोन, माइक्रो सेविंग और माइक्रो इंश्योरेंस सेवाएं प्रदान करता है। भारत में 1 लाख रुपए से कम के ऋण को लघु ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है। RBI ने माइक्रो फाइनेंस को 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिए गए संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया है। जब RBI रेपो दर को कम करने का निर्णय लेते तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। रेपो दर यह उस दर को संदर्भित करता है जिस पर वाणिज्यिक बैंक धन की कमी की स्थिति में या कुछ वैधानिक उपायों के कारण तरलता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी प्रतिभूतियां बेचकर पैसा उधार लेते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए RBI के मुख्य उपकरणों में से एक है। यदि रेपो दर में वृद्धि होती तो मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी। कम आय वाले परिवारों को गैर सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान करने के लिए मासिक घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में परिवार के मासिक ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों पर डैश की सीमा होती है, तो 50% की सीमा होती है। यह सीमा भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा कम आय परिवार को अत्यधिक ऋणग्रस्तता से बचाने के लिए निर्धारित की गई है। डैश चल निधि समायोजन सुविधा LAF के तहत आने वाला एक साधन है। इस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। तो रेपो दर चल निधि समायोजन सुविधा LAF के तहत आने वाला एक साधन है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। रेपो दर रिवर्स रेपो दर वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। बैंक दर यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI वाणिज्यिक बैंकों के बिना कोई सुरक्षा के ऋण प्रदान करेगा। आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR किसी बैंक की कुल जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे उसे तरल नकदी के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। NBFC MFI के अलावा NBFCs के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की अधिकता सीमा डैश होती है, तो ये 25% होती है। कुल आस्तियों का 25%। भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC MFI के रूप में योग्य नहीं NBFC द्वारा दिए जाने वाले माइक्रो फाइनेंस ऋणों की अधिकतम सीमा को पहले के 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। RBI ने सभी ऋणदाताओं के लिए माइक्रो फाइनेंस विनियमन के सामंजस्य के साथ साथ कुल ऋण संपत्तियों के माइक्रो फाइनेंस ऋणों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पहले 85% से घटाकर 75% करके NBFC MFI को राहत दी है। मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में M4 डैश को संदर्भित करता है, तो M4 M3 प्लस कुल डाकघर जमा राशियों को संदर्भित करता है। M3 प्लस कुल डाकघर जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक RBI धन आपूर्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 अलग अलग मैट्रिक्स अर्थात M1, M2, M3 और M4 के लिए डेटा जारी करता है। M2 = M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा राशि, M3 = M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध सावधि जमा राशि। मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में सही कथन बताना है। मुद्रा आपूर्ति की विशेष समय में जनता द्वारा रखे गए धन की कुल मात्रा को संदर्भित करता है। मुद्रा आपूर्ति एक प्रवाह अवधारणा है। M1 मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल उपाय, तो M1 है तरल उपाय। मुद्रा आपूर्ति के शेष समय जनता द्वारा रखे गए धन की कुल मात्रा की
संदर्भित करता है। मुद्रा आपूर्ति का एक प्रवाह अवधारणा है, ये गलत है। मुद्रा आपूर्ति किसी विशेष समय में किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा और अन्य तरल उपकरणों का संपूर्ण स्टॉक है। M1, M2, M3, 4 मुद्रा आपूर्ति का माप है। M1 सबसे अधिक तरल और यह लेन देन को सबसे आसान बनाता है, जबकि M4 सबसे कम तरल। M1, M2 नैरो मनी है, M3, M4 ब्रॉड मनी है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो ऋण निर्माण करना। ऋण निर्माण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वाणिज्यिक बैंक व्यवसायों और व्यक्तियों को ऋण देकर अतिरिक्त धन अर्जित करती हैं। वाणिज्यिक बैंकों के अन्य कार्य जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, भुगतान की सुविधा प्रदान करना आदि। भारतीय रिजर्व बैंकों के कार्य में मुद्रा जारी करना, सरकार को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, ऋण नियंत्रण, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, बैंकिंग लाइसेंस जारी करना शामिल है। भारत में डैश से कम सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माइक्रो लोन्स माना जाता है। 1 लाख रुपए से कम सभी ऋणों को। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन NBFC MFI एक प्रकार के वित्तीय संस्थान जो कम आय और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में सूक्ष्म ऋण और अन्य वित्तीय उत्पादों सहित वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। भारत में माइक्रो फाइनेंस का नियामक भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी? तो ग्रामीण सहकारी रूरल कोऑपरेटिव की। बंधन बैंक 2014 में बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली माइक्रो फाइनेंस कंपनी बन गई। ग्रामीण बैंक की 1970 के दशक में बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु बचतों का उदाहरण नहीं है? म्यूचुअल फंड लघु बचतों का उदाहरण नहीं है। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का निवेश माध्यम है, जिसमें स्टॉक, बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियों का एक पोर्टफोलियो शामिल होता है। भारत में म्यूचुअल फंड एंड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। भारत सरकार ने 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा म्यूचुअल फंड स्थापित किया था। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है? जो डेबिट कार्ड होता है सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जाते हैं, और जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। डेबिट कार्ड प्लास्टिक मनी और क्रेडिट कार्ड लगभग समान दिखते हैं और दोनों भुगतान करने के सबसे तेज और सुविधाजनक तरीके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप व्यक्तिगत रूप से भुगतान कर रहे हैं, ऑनलाइन या फ़ोन पर। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? नश्वरता, पेरिशेबिलिटी। उत्पादों और सेवाओं की एक विशेषता जो उत्पादों या सेवाओं को भविष्य की तारीख में बिक्री के लिए संग्रहित करने की अनुमति नहीं देती। मुद्रा कोई भी वस्तु जिसे सामान्यतः किसी देश या सामाजिक आर्थिक संदर्भ में वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान और ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता सस्टेनेबिलिटी संबंधित आयाम क्या है? दाता निधि पर निर्भरता। माइक्रो फाइनेंस संस्थानों MFI की स्थिरता का तात्पर्य बाहरी वित्तीय सहायता या दाता निधि पर निर्भर हुए बिना दीर्घ अवधि में स्वतंत्र रूप से और कुशलतापूर्वक संचालन करने की उनकी क्षमता है। यदि कोई MFI दाता निधि पर बहुत अधिक निर्भर है तो दाता निधि समाप्त होने पर इसका संचालन और विकास अनिश्चित हो जाता है। इसलिए भारत में MFI की स्थिरता के लिए इसे निर्भरता को कम करना महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों कॉमर्शियल बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना कॉमर्शियल बैंक की मुख्य भूमिका है। जमा स्वीकार करना, बजट चालू, निश्चित लोगों और व्यवसाय को पैसा उधार देना, ग्राहकों को लॉकर प्रदान करना, विदेशी मुद्रा के साथ सौदे करना आदि भी वाणिज्यिक बैंकों के अन्य कार्य हैं। वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा विनियमित किया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? विनिमय को सुगम बनाना। मुद्रा के प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्य का माप। द्वितीयक कार्य व्युत्पन्न कर, मूल्य का भंडारण, स्थगित भुगतान, मूल्य का स्थानांतरण, क्रय शक्ति। बैंकिंग में ऋणाधार कोलेटरल शब्द का क्या अर्थ है? ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति। संपार्श्विक वह संपत्ति है जिसका स्वामित्व उधारकर्ता के पास होता है, जैसे कि भूमि, भवन, वाहन, पशुधन। बैंकों में जमा राशि और इसका उपयोग
ऋणदाता को गारंटी के रूप में तब तक किया जाता है जब तक कि ऋण चुकाया नहीं जाता। यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है तो ऋणदाता को भुगतान प्राप्त करने के लिए संपत्ति या संपार्श्विक को बेचने का अधिकार है। भूमि के शीर्षक, बैंकों में जमा राशि, पशुधन जैसी संपत्तियां उधार लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले संपार्श्विकों कुछ सामान्य उदाहरण हैं। बचत खाते का उद्देश्य क्या है? जमा पर ब्याज अर्जित करना बचत खाते का उद्देश्य है। जमा पर ब्याज अर्जित करना, इसका भुगतान बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा उन खाता धारकों को किया जाता है जिन्होंने उनके पास जमा किया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान MFI का एक उदाहरण है? तो बंधन बैंक MFI का उदाहरण है। भारत में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अन्नपूर्णा फाइनेंस 2009 में, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस 2007 में, बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज 1995 में, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस 2010 में, कैशपोर माइक्रो क्रेडिट 2002 में। व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज। वाणिज्यिक बैंक एक वित्तीय संस्थान है जिसका उद्देश्य लोगों से जमा स्वीकार करना और ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। बैंक ग्राहकों से जमा राशि एकत्र करते हैं और इन बचतों पर ब्याज देते हैं। इसी तरह वे उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करते समय ब्याज लेते हैं। बैंक की आय का प्राथमिक स्रोत ऋण पर अर्जित ब्याज और जमा राशि पर दिए गए ब्याज के बीच का अंतर है। आमतौर पर बैंक जमा राशि पर दिए जाने वाले ब्याज की तुलना में ऋण पर अधिक ब्याज दर लेते हैं, जिससे लाभ मार्जिन बनता है। बैंकिंग में ओवरड्राफ्ट शब्द से क्या अर्थ है? ओवरड्राफ्ट का मतलब है अल्पकालिक वित्त पोषण सुविधा। अल्पकालिक वित्त पोषण सुविधा बैंक ओवरड्राफ्ट का एक प्रकार का वित्तीय साधन है जो बैंक द्वारा कुछ ग्राहकों को विस्तारित ऋण क्रेडिट सुविधा के रूप में प्रदान किया जाता है, जो खाते का मुख्य शेष शून्य हो जाने पर प्रभावी हो जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित कथन किसने कहा? मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे। मनी इज वॉट मनी डज। ये प्रोफेसर वॉकर ने कहा। प्रोफेसर वॉकर अमेरिकी अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध उद्धरण एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, अलेक्जेंडर हैमिल्टन एक राष्ट्रीय ऋण। तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने बोला एक राष्ट्रीय ऋण है, यदि यह अत्यधिक ना हो तो हमारे लिए एक राष्ट्रीय आशीर्वाद होगा। गीता गोपीनाथ का स्टेटमेंट है, किसी भी नीति निर्माता के टूल किट में राजकोषीय नीतियों के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए क्योंकि वे सर्वोपरि महत्व की हैं। तो प्रोफेसर वॉकर का स्टेटमेंट है, अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध उद्धरण। एडम स्मिथ ने बोला अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने बोला एक राष्ट्रीय ऋण, यदि यह अत्यधिक ना हो तो हमारे लिए एक राष्ट्रीय आशीर्वाद होगा। गीता गोपीनाथ ने बोला किसी भी नीति निर्माता के टूल किट में राजकोषीय नीतियों के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए क्योंकि वे सर्वोपरि महत्व की हैं। आगे क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो का।